कभी कभी मैं अपने आसपास देखता हूं तो चीजें इतनी ठोस, इतनी स्थिर लगती हैं। ये मेज जिस पर मेरा लैपटॉप रखा है या वो पानी की बोतल, सब कुछ अपनी जगह पर बिल्कुल जमा हुआ है, एकदम शांत। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सब एक तरह का धोखा है, अगर हम हकीकत की थोड़ी गहराई में उतरें तो हमारे आसपास एक ऐसा तूफान चल रहा है, एक ऐसा वाइब्रेंट डांस चल रहा है जो हमारी आंखों को दिखता ही नहीं है। बिल्कुल, और आज का हमारा ये डीप डाइव इसी अदृश्य दुनिया के बारे में है। जी, हम बात कर रहे हैं पदार्थ यानी मैटर की, वो बुनियादी ईंटें जिनसे हम लोग, ये हवा और पूरा ब्रह्मांड बना है। और हमारे पास आज कुछ बहुत ही बेहतरीन रिसर्च पेपर्स और साइंटिफिक नोट्स हैं जो इस बात की पूरी पड़ताल करते हैं कि दुनिया असल में किस चीज से बनी है। और हमारा मिशन बहुत ही सिंपल है। हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सरल भाषा में और पूरी गहराई के साथ समझा जाए, साइंस की उन भारी भरकम टेक्स्ट बुक्स हुई परिभाषाओं से आगे बढ़कर। सही कहा। मुझे लगता है कि ये टॉपिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अक्सर ना मैटर शब्द को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम इसे बस सामान या चीजों के रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर को जूम इन करके देखते हैं तो नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है। प्राचीन भारत में हमारे ऋषियों ने इसे पंच तत्व कहा था: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। हाँ, वो एक बहुत ही फिलॉसफिकल नजरिया था, दुनिया को समझने का एक अलग तरीका। बिल्कुल, लेकिन आज हमारे पास मॉडर्न साइंस का लेंस है जो हमें बताता है कि कहानी सिर्फ इन 5 तत्वों तक सीमित नहीं है। ये कहानी असल में कणों की है, पार्टिकल्स की। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। मतलब पंचतत्व वाली सोच सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगती है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इसे पूरी तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी, तो चलिए सबसे पहले उस गलतफहमी को दूर करते हैं जो शायद हम में से बहुतों को बचपन में रही होगी। मुझे याद है, मुझे लगता था कि लकड़ी का टुकड़ा या लोहे की रॉड एक कंटिन्यूअस चीज है। कंटिन्यूअस से आपका मतलब? मतलब ये कि वो अंदर से भी वैसी ही ठोस और बिना किसी गैप के है जैसे वो बाहर से दिखती है। लाइक जैसे पेंट की एक परत हो। हाँ, ये बहुत ही कॉमन परसेप्शन है। इसे हम सततता का भ्रम या इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी कह सकते हैं। लेकिन हमारे जो सोर्स मटेरियल्स हैं वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। पदार्थ लकड़ी के उस ब्लॉक जैसा सतत नहीं है, बल्कि रेत के ढेर जैसा है। रेत के ढेर जैसा? हाँ, फर्क बस इतना है कि रेत के कण हमें आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते। और इसको साबित करने के लिए वो एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है ना, जो शायद हमने स्कूल में पढ़ा था, लेकिन उसका असली मतलब मुझे लगता है अब जाकर समझ में आता है। आप उस पानी और नमक वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल भाई। हाँ, तो सोचिए कि आपके पास एक बीकर में 100 मिलीलीटर पानी है। आप उसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं और उसे अच्छे से घोल देते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने बीकर में कुछ एक्स्ट्रा डाला है तो पानी का लेवल ऊपर जाना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, जैसे अगर बाल्टी में पत्थर डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा। बिल्कुल, लेकिन नमक घोलने पर पानी का लेवल रत्ती भर भी नहीं बढ़ता। वो 100 मिलीलीटर का 100 मिलीलीटर ही रहता है। और यही तो वो आहा मोमेंट है। मतलब अगर पानी एक ठोस ब्लॉक होता या पूरी तरह से भरा हुआ होता तो नमक के लिए जगह बनाने के लिए पानी को ऊपर उठना ही पड़ता। एग्जैक्टली। लेकिन वो लेवल नहीं बढ़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि पानी के अंदर खाली जगह है। नमक के वो अरबों कण पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उनमें जाकर फिट हो गए। बहुत सही कहा आपने। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोग खड़े हों, लेकिन उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो, और उन गैप्स में आके छोटे बच्चे खड़े हो जाएं। कमरा उतना ही बड़ा है, लोग बढ़ गए, लेकिन एक्स्ट्रा जगह नहीं घिरी। क्या बात है, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। तो इससे हमें 2 बड़ी बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि पदार्थ कणों से बना है, और दूसरी ये कि इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसे हम एकदम ठोस या भरावा समझ रहे हैं, वो असल में बहुत सारे खाली स्थान का घर है। और ये बात सिर्फ यही नहीं रुकती। इन कणों का अपना एक अलग ही मिजाज है, ये कभी शांत नहीं बैठते। बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि निर्जीव चीजों के अंदर भी इतनी हलचल है। जैसे अगर घर के एक कोने में अगरबत्ती जला दी जाए तो उसकी खुशबू दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। या फिर किचन में कुछ अच्छा बन रहा हो तो लिविंग रूम में बैठे बैठे ही पता चल जाता है। लेकिन अगर खाना फ्रिज का हो एकदम ठंडा तो आपको उसके बिल्कुल पास जाके सूंघना पड़ता है। ऐसा भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है, ये प्योर फिजिक्स है। अच्छा जी, इसे हम विज्ञान की भाषा में कणों की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं।
देखिए, पदार्थ के कण हमेशा निरंतर गति करते रहते हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं। लेकिन तापमान का उन पर बहुत सीधा और बड़ा असर होता है। तापमान को आप इन कणों के लिए एक एनर्जी बूस्टर मान लीजिए। मतलब गर्मी से उन्हें ताकत मिलती है। बिल्कुल। जैसे ही तापमान बढ़ता है, कणों के भागने की स्पीड बढ़ जाती है। गर्म खाने के कणों के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वे हवा के कणों के साथ तेजी से मिक्स होते हैं और बहुत दूर तक ट्रैवल कर लेते हैं। इसे ही विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं ना? जी हाँ, दो अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप आपस में मिल जाना ही डिफ्यूजन है। गर्म खाने के मामले में खाने की वाष्प हवा में बड़ी तेजी से डिफ्यूज हो रही है, लेकिन ठंडे खाने के कण सुस्त होते हैं। उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वे हवा में दूर तक भाग सकें। इसलिए हमें अपनी नाखून के पास ले जानी पड़ती है। एकदम सही। यानी हम कह सकते हैं कि गर्मी असल में कणों की इस भागदौड़ को बढ़ा देती है। अब एक सवाल और आता है दिमाग में, अगर कण भाग रहे हैं और उनके बीच में खाली जगह भी है, तो फिर कोई चीज अपना आकार कैसे बनाए रखती है? आप आकर्षण बल की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब ये लोहे की कील जो है, ये बिखर क्यों नहीं जाती? इसके कण हवा में उड़ क्यों नहीं जाते? बहुत ही वाजिब सवाल है। यहीं पर एक तीसरा बड़ा फैक्टर काम करता है, आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, लेकिन ये पकड़ हर एक पदार्थ में अलग अलग होती है। हाँ, हमारे रिसर्च नोट्स में एक बड़ा ही दिलचस्प कंपैरिजन है इस पर। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड। बिल्कुल। अगर हम इन्हें तोड़ने की कोशिश करें, हथौड़ा मारकर या खींचकर, तो फर्क एकदम साफ दिखता है। लोहे की कील पर हम कितना भी हथौड़ा मारें, वो आसानी से नहीं टूटती, क्योंकि उसके कणों के बीच की दोस्ती या कहें आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत है। जी, वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं चौक को देखिए, चौक के कणों के बीच आकर्षण बल काफी कमजोर होता है। जरा सा बल लगाने पर ही वे अलग हो जाते हैं और पाउडर बन जाते हैं। इसे समझने के लिए मैं अक्सर वो जो मानव श्रृंखला वाला उदाहरण है ना, उसके बारे में सोचता हूँ। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि 3 तरह की चेन बनी है। एक ग्रुप में लोगों ने एक दूसरे को कमर से कसकर पकड़ा हुआ है। ये लोहे की कील जैसा है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरे ग्रुप में सिर्फ हाथ पकड़े हैं, ये थोड़ा कमजोर है। और तीसरे ग्रुप ने सिर्फ उंगलियों के पोरों को टच किया हुआ है, ये चौक जैसा है, थोड़ा सा धक्का लगते ही बिखर जाएगा। बिल्कुल। और इसी आकर्षण बल और कणों के बीच की जो दूरी है, उसी के आधार पर हम पदार्थ को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटते हैं: ठोस, द्रव और गैस। जी, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस। ये कोई अलग अलग दुनिया की चीजें नहीं है, बस कणों की व्यवस्था का खेल है। तो चलिए इस व्यवस्था को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले ठोस की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि इनका आकार फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन भी है। रबर बैंड को ही ले लीजिए, हम उसे सॉलिड कहते हैं, लेकिन मैं उसे खींचकर उसका आकार तो बदल सकता हूँ, तो फिर वो ठोस कैसे हुआ? ये डाउट बहुत लोगों को होता है। देखिए, साइंस में जब हम दृढ़ता या रिजिडिटी की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि जब तक आप बाहरी बल लगा रहे हैं, तब तक ही आकार बदलता है। अच्छा। जैसे ही आप रबर बैंड को छोड़ते हैं, वो वापस अपने पुराने आकार में आ जाता है। अगर आप उस पर बहुत ज्यादा बल लगा देंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो खुद से बहकर अपना आकार नहीं बदलेगा। मतलब उसका अपना एक स्वभाव है जो उसे वापस उसी रूप में ले आता है। जी, इसलिए वो ठोसी है। और स्पंज का क्या? वो तो आसानी से दब जाता है, क्या वो सॉलिड नहीं है? स्पंज भी पूरी तरह से सॉलिड है, पर वो तो दब रहा है ना। उसके दबने का कारण उसके कणों का लचीला होना नहीं है, बल्कि उसके स्ट्रक्चर में जो हवा मौजूद है वो है। हवा? हाँ, स्पंज में लाखों छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा फंसी होती है। जब हम उसे दबाते हैं तो हम असल में उस हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। स्पंज का जो मटेरियल है वो तो अपनी जगह ठोसी है। ओहो, यानी जो दिखता है जरूरी नहीं कि वजह वही हो। अब लिक्विड या द्रव पर आते हैं। इनका अपना कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेते हैं। लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, और लिक्विड्स की सबसे खास बात है उनका बहाव या फ्लूइडिटी। हाँ, और इसी बहाव की वजह से उनमें डिफ्यूजन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठोस चीजें आपस में आसानी से मिक्स नहीं होती, लेकिन द्रव में आप ठोस, द्रव और गैस तीनों को घोल सकते हैं। एक मिनट, गैस का द्रव में घुलना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब है, लेकिन ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है।
सोचिए, अगर ऑक्सीजन गैस पानी में ना घुलती तो मछलियां सांस कैसे लेती? अरे हाँ। पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है ना, हवा के ऑक्सीजन के कण उसी में समा जाते हैं। जलीय जीवन पूरी तरह से इसी घुली हुई ऑक्सीजन पर निर्भर है। ये तो कमाल की बात है। ये दिखाता है कि द्रव के कण ठोस के मुकाबले थोड़े ज्यादा आजाद हैं, उनके भी जगह ज्यादा है और आकर्षण बल थोड़ा कम है। बिल्कुल। और फिर आती है गैस। यहाँ तो मुझे लगता है आजादी ही आजादी है। हल्की सी मुस्कान के साथ जी, कणों के बीच आकर्षण बल ना के बराबर होता है और गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा। जैसे वो गुब्बारे वाला होता है जो एक छोटे से सिलेंडर से पता नहीं कितने सारे गुब्बारे भर देता है। गैसें बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। सही कहा। गैस के कण बहुत आवारा होते हैं, वे बेतहाशा इधर उधर भागते हैं। इसीलिए गैस का न तो आकार फिक्स है और ना ही वॉल्यूम। अगर आप एक छोटी सी शीशी से इत्र को एक बड़े कमरे में खोल दें तो वो गैस कुछ ही पल में पूरे कमरे को भर देगी। और इसी तेज गति की वजह से वे जिस भी बर्तन में होते हैं उसकी दीवारों पर जबरदस्त दबाव डालते हैं। मतलब गुब्बारे का फूलना उसी दबाव का तो नतीजा है। अंदर गैस के कण गुब्बारे की रबर वाली दीवार पर लगातार टक्कर मार रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब तक हमने देखा कि कणों की व्यवस्था कैसी होती है, लेकिन क्या हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या हम पदार्थ का स्टेट बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। बर्फ का पानी बनना और पानी का भाप बनना इसका सबसे सीधा उदाहरण है। तो ये होता कैसे है? इसे बदलने के मुख्य रूप से दो ही तरीके हैं। या तो आप तापमान बदलिए या फिर दबाव बदलिए। लेकिन यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। वो क्या? जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलने लगती है। बर्फ का जो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट है वो करीब 273.15 केल्विन होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। जी, जाहिर है हम उसे गर्मी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उस समय बीकर में थर्मामीटर लगाकर देखें तो आप एक अजीब चीज पाएंगे। क्या? जब तक पूरी की पूरी बर्फ पानी नहीं बन जाती, थर्मामीटर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है, वो बढ़ता ही नहीं है। ये सच में एक बड़ी मिस्ट्री है। मतलब नीचे से लगातार आग जल रही है, हीट जा रही है, लेकिन थर्मोमीटर का पारा हिल भी नहीं रहा, तो वो गर्मी जा कहाँ रही है? वो गर्मी असल में छुप रही है। छुप रही है? हाँ, इसे साइंस की भाषा में गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। देखिए, बर्फ को पानी बनाने के लिए सिर्फ तापमान बढ़ाना काफी नहीं है। बर्फ के कण एक दूसरे को बहुत मजबूती से जकड़े हुए हैं। उन्हें आजाद करने के लिए, उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा। तो जो गर्मी आप दे रहे हैं वो तापमान बढ़ाने में खर्च नहीं हो रही, बल्कि वो कणों के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च हो रही है। ओहो, तो ये एक तरह की रिश्वत है जो हम कणों को दे रहे हैं ताकि वे एक दूसरे को छोड़ दें। बिल्कुल, आप इसे आजादी की कीमत कह सकते हैं, संलयन की प्रसुप्त ऊष्मा। कमाल है। और यही सेम कॉन्सेप्ट पानी से भाप बनते वक्त भी लागू होता है। उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है जी, और उसी तापमान पर जो भाप है उसका तापमान भी 100 डिग्री ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उबलते पानी से जलने के मुकाबले भाप से जलना कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है? हाँ, ये तो है। लेकिन ऐसा क्यों? तापमान तो दोनों का सेम है। क्योंकि भाप के पास वो छुपी हुई रिश्वत यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी मौजूद है। भाप के कणों ने स्टेट बदलने के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी सोख रखी है, इसीलिए स्टीम बर्न्स इतने खतरनाक होते हैं। बाप रे, ये जानकारी तो सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत काम की है। अच्छा, स्टेट चेंज की बात हो ही रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज लिक्विड बने ही नहीं? मतलब वो सीधे सॉलिड से गैस बन जाए? कोई शॉर्टकट? हाँ, बिल्कुल होता है। इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे घर में ही होता है, कपूर या वो नेफ्थलीन की गोलियां जो हम कपड़ों के बीच रखते हैं। अरे हाँ, वो गोलियां समय के साथ छोटी होती जाती हैं और फिर गायब भी हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कि वहां कोई गीलापन या लिक्विड नहीं छूटता। एकदम नहीं, क्योंकि वे सीधे ठोस से गैस में बदल जाती हैं। और इसका उल्टा भी कुछ होता है क्या? गैस से सीधे ठोस? जी, उसे निक्षेपण या डेपोजिशन कहते हैं। चलिए, हमने तापमान की बात तो कर ली, ये दबाव या प्रेशर का क्या रोल है इसमें? क्या सिर्फ दबाकर हम किसी चीज को लिक्विड बना सकते हैं? 100%। आप गैस के कणों को इमेजिन कीजिए जो दूर दूर भाग रहे हैं। अगर आप उन पर बहुत जोरदार दबाव डालें और साथ ही तापमान थोड़ा कम कर दें तो क्या होगा? वे पास पास आ जाएंगे। बिल्कुल,
वे मजबूर होकर पास आ जाएंगे और गैस द्रव में बदल जाएगी। हमारे घरों के किचन में जो एलपीजी गैस सिलेंडर है या गाड़ियों में जो सीएनजी है, वो यही तो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जी, गैस पर इतना प्रेशर डाला गया है कि वो लिक्विड बन गई ताकि उसे सिलेंडर में आसानी से भरा जा सके। गजब है। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कूल है, और मैं ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं समझ गई आप किस तरफ जा रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन की। और मुझे जहां तक समझ आता है, ये उबलने या बॉइलिंग से अलग चीज है ना? बहुत अलग है। देखिए, उबलना एक हिंसक प्रक्रिया है। जब पानी उबलता है तो पूरा का पूरा पानी नीचे से लेकर ऊपर तक खौलता है। लेकिन वाष्पीकरण एक बहुत ही शांत प्रक्रिया है जो सिर्फ पानी की सतह पर होती है, सरफेस पर। और सबसे जरूरी बात, ये पानी के उबलने वाले तापमान यानी 100 डिग्री से नीचे भी हो सकती है। सही बात है। जब हम गीले कपड़े सुखाते हैं तो पानी उबलता थोड़ी है, वो बस धीरे धीरे हवा में उड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये होता कैसे? मतलब बिना उबले पानी गैस कैसे बन गया? ये सारा खेल सरफेस का है। पानी की ऊपरी सतह पर जो कण होते हैं ना, हाँ। उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी नीचे वाले कणों से थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा। वे इतने तेज होते हैं कि वो नीचे वाले कणों के आकर्षण बल को आसानी से तोड़कर हवा में कूद जाते हैं। बस इसी को वाष्पीकरण कहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब वे कूदते हैं तो पीछे ठंडक छोड़ जाते हैं। ये मुझे हमेशा एक जादू जैसा लगता है। जैसे वो जो नील पॉलिश रिमूवर या एसीटोन होता है, वो अगर हथेली पर गिर जाए तो एकदम बर्फ जैसा ठंडा लगता है, जबकि वो लिक्विड खुद ठंडा नहीं होता। बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। देखिए, एसीटोन को हवा में उड़ने के लिए यानी वाष्पीकृत होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से लेगा? वो आपकी हथेली की गर्मी को सोख लेता है। जैसे ही आपके हथेली से वो गर्मी निकलती है, आपको अचानक ठंडक महसूस होती है। यानी वो ठंडक दे नहीं रहा है, वो हमारी गर्मी चुरा के भाग रहा है। एकदम सही, वो गर्मी का चोर है। और यही सेम चीज हमारे पसीने के साथ होती है ना। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह इसलिए दी जाती है शायद। जी, सूती कपड़ा एक बहुत अच्छे एब्जॉर्बर का काम करता है। वो हमारे पसीने को सोख लेता है और उसे बाहरी हवा के संपर्क में लाता है। जब वो पसीना हवा में वाष्पीकृत होता है तो वो हमारे शरीर से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर एनर्जी ले लेता है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। मतलब ये हमारे शरीर का अपना एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। बिल्कुल। और इसीलिए वो मटके का पानी ठंडा रहता है, या गर्मियों में लोग अपनी छतों पर पानी छिड़कते हैं, सब इसी वाष्पीकरण का खेल है। जी, और वाष्पीकरण को तेज करने के भी कुछ तरीके हैं। जितनी तेज हवा होगी या जितनी ज्यादा सतह होगी, इवेपोरेशन उतना ही तेज होगा। इसीलिए हम कपड़े हमेशा फैला के सुखाते हैं, सिकोड़ कर एक जगह नहीं रख देते। सही कहा। फैलाने से कणों को हवा में उड़ने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है, और अगर हवा तेज चल रही हो तो हवा के कण पानी के कणों को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो हमारे आसपास जो भी दुनिया है, हवा, पानी, मेज, कुर्सी, ये सब सिर्फ और सिर्फ कणों का एक माया जाल है। जो ठोस चीजें हमें इतनी मजबूत लगती हैं, वो असल में उतनी ठोस नहीं है। उनके बीच में बहुत सारी खाली जगह है। जो चीज एकदम शांत दिख रही है, उसके अंदर करोड़ों कण पागलों की तरह भाग रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो तापमान और दबाव हैं, ये बस वो रिमोट कंट्रोल हैं जो ये तय करते हैं कि ये कण पास रहेंगे या दूर चले जाएंगे। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समराइज किया है। विज्ञान हमें असल में यही सिखाता है कि अपनी आंखों पर हमेशा 100% भरोसा मत करो। सतह के नीचे झांक कर देखो। जो दुनिया हमें एकदम स्थिर और रुकी हुई दिखती है, वो असल में निरंतर गति और बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी है। सही बात है। और जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो शायद आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दे। वो क्या है? हमने आज बात की कि हर पदार्थ कणों से बना है और उन कणों के बीच बहुत सारी खाली जगह होती है। अब मॉडर्न साइंस कहती है कि एक एटम यानी परमाणु 99.9% खाली होता है। जी बिल्कुल। तो जरा सोचिए, इसका मतलब ये है कि जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, जिस जमीन पर हम खड़े हैं, और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, हम सब असल में खालीपन से बने हैं। हम ठोस कम और रिक्त स्थान ज्यादा हैं। कहते हैं कि अगर दुनिया के हर इंसान के अंदर से वो खाली जगह निकाल दी जाए तो पूरी मानव जाति सिर्फ एक शक्कर के दाने में समा सकती है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और हमें विनम्र कर देने वाला एहसास है ना? ये सोचकर देखिएगा कि हम खुद को कितना बड़ा समझते हैं, जबकि हम सिर्फ खाली जगह और एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट हैं। बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है।
तो इसी गहरे विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है अगली बार जब आप पानी पिएंगे या हवा में सांस लेंगे तो आपको नन्हे कणों के डांस का ख्याल जरूर आएगा। हम मिलेंगे अगली बार एक और नई और रहस्यमय दुनिया की खोज के लिए। तब तक क्यूरियस बने रहिए।